नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों और युवाओं से कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को अधिक समृद्ध बनाने में योगदान का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात में हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मछुआरों की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और इसी तरह की अन्य दुर्घटनाओं से बचाव के लिए 1 महीने का सघन संरक्षा अभियान शुरू किया। बांग्लादेश ने भारत से 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा की। दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखी और कोलकाता में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से पराजित कर रणजी ट्रॉफी जीती। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री तोमर ने आज जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री तोमर ने कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों तथा युवाओं से योगदान देने की अपील की। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने, आजीविका उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बने, कृषि के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़े, कृषि के क्षेत्र में जो लागत है वो कम हो, कृषि उत्पाद का किसान को वाजिब दाम मिले। ये तमाम सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सफलतम प्रयत्न की ओर बढ़ रही है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ष 2014 में केवल 32 स्टार्टअप्स थे और अब इनकी संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल कृषि स्टार्टअप्स की संख्या 2,000 से अधिक है। कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों और किसानों के प्रयास और सरकार की किसान हितैषी नीतियों से कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न को लेकर दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ गई हैं। श्री तोमर ने कृषि नवाचार इंक्यूबेशन केंद्र का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। श्री गिरिराज सिंह ने आज नोएडा में सरस मेले में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी को कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को ठीक तरह से जांच लेना चाहिए। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण आज सूरत के हजीरा बंदरगाह से शुरू हुआ। केंद्रीय मछली पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने मछुआरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस परिक्रमा की शुरुआत की है। श्री रूपाला ने सूरत में कहा कि ग्रामीण और समुद्री अर्थव्यवस्था में मछली पालन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली पालन क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। 3 दिन की ये परिक्रमा मुंबई में 21 फरवरी को समाप्त होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अधिकारी परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले गांवों के मछुआरों से बातचीत करेंगे। सागर परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र से संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मछुआरों को देना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने एक सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज को देश, धर्म, स्वराज और स्वभाषा में उनके योगदान के लिए याद किया। श्री शाह ने कहा कि शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदरे के प्रयासों से ही आज देश में लोग शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने युवाओं से नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन सकता है। श्री राणे ने ये बात आज महाराष्ट्र के कांकावली सिंधुदुर्ग में एमएसएमई के विकास और विकास की गुंजाइश पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए कही।
राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य एमएसएमई की योजनाओं के बारे में जागरूकता और युवाओं को उद्यमशीलता तथा आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने आज से रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और सिग्नल पार करने तथा इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए 1 महीने का सघन संरक्षा अभियान शुरू किया है। रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे और मंडलों से विभिन्न खंडों, रखरखाव केंद्रों में और कार्यस्थलों पर यह अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षित संचालन और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के दौरान लोको पायलट द्वारा सिग्नल देखने और ब्रेकिंग सिस्टम पर बल दिया जाएगा। अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याएं समझने के लिए उनसे बातचीत करने और समाधान तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दोनों राज्यों में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मेघालय में क्षेत्रीय दल गारो, खासी और जयंतिया पर्वतीय क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने री भोई जिले के नोंगपो विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि केवल उनकी ही पार्टी जनजातीय लोगों के हित में काम कर सकती है। वहीं एनपीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने नोंग थिम्मई विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में दावा किया कि राज्य की जनता को एनपीपी पर पूरा भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल संगमा ने गैम्बेग्रे में कहा कि राज्य की जनता उनके साथ है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद ने उत्तरी तुरा और महेंद्रगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर जा रही हैं। वे कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने स्थायी प्रगति के लिए समग्र विकास और नागरिकों के जीवन में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर बल दिया है। श्री श्रृंगला आज नई दिल्ली में मालदीव के लोक सेवकों और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र और देश के समग्र विकास के लिए काम करने का एक प्रारूप तय करने की जरूरत है ताकि लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो सकें। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक 24 और 25 फरवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख और 72 प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। बैठक का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। इस बैठक से पहले 22 फरवरी को उप वित्त मंत्री और उप गवर्नरों की G20 बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल जयपुर में एक चर्चा में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम बजट के बाद की बैठक श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। बैठक के दौरान श्रीमती सीतारामन विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगी और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में बांग्लादेश शामिल है। बांग्लादेश ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांग्लादेश ने आज भारत से 300 डबल डेकर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस खरीदने की घोषणा करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार मजबूत होते मैत्री संबंधों की श्रृंखला में आज एक और कदम आगे बढ़ाया गया। बांग्लादेश के सड़क परिवहन मंत्री उबैदुल कादिर ने आज ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि बांग्लादेश देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत से 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदेगा। मंत्री ने भारत से ढाका और चट्टग्राम शहरों के लिए इस वर्ष के भीतर 100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। परिवहन मंत्री श्री उबैदुल कादिर ने कहा कि ये बसें बांग्लादेश सड़क परिवहन निगम के लिए भारत द्वारा अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट व्यवस्था के तहत प्रदान की गई रियायती क्रेडिट के तहत खरीदी जाएंगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत अभियान संपन्न करने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का अंतिम दल भारत लौट आया है। ये दल ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत तुर्की गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में बताया कि इन दलों ने नूरदागी और अंताक्या में 35 स्थलों पर जीवित व्यक्तियों की खोज, बचाव और राहत अभियान चलाया। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच कल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक शुरू होगा। ये अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न अभियानों के माध्यम से सैन्य क्षमता बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी के महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 11 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुल्लू जिले के कस्बे भुंतर में कल अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी में उच्च तापमान का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने बताया कि हिमाचल में 12 फरवरी से मौसम शुष्क है, जिसके कारण तापमान में असामान्य वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि तापमान और बढ़ने की आशंका है। पास्ट 2-3 डेज में टेम्परेचर एनसीआर में बढ़ रहा है और अभी लगभग जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस है, वो नॉर्मल है और मिनिमम टेम्परेचर नियर नॉर्मल है। हमारे अभी जो अनुमान है ऐसे कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है और उसी दिन भी ऐसे फरवरी से मार्च की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। दिन का टेम्परेचर वो नेक्स्ट 3 डेज तक ऐसे ही वो नॉर्मल रहने का उम्मीद किया जा रहा है। दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच के तीसरे दिन भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 115 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 118 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन से आगे खेलते हुए उसकी पूरी टीम 113 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा ने अपने करियर की शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 263 और भारत ने 262 रन बनाए थे। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। 12 रन के लक्ष्य के जवाब में सौराष्ट्र ने 1 विकेट पर 14 रन बनाकर जीत दर्ज की। सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 3 साल पहले भी सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। फरवरी में विदेशी निवेशकों ने अब तक भारतीय पूंजी बाजार से 1,760 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। उन्होंने इक्विटी बाजार से 2,006 करोड़ रुपए निकाले। इसके अलावा ऋण बाजार से 2,036 करोड़ रुपए और हाइब्रिड बाजार से 131 करोड़ रुपए निकाले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विद्यार्थियों और युवाओं से कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को अधिक समृद्ध बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात में हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मछुआरों की समस्याओं का समाधान करना। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ी के पटरी से उतरने और इसी तरह की अन्य दुर्घटनाओं से बचने के लिए 1 महीने का सघन संरक्षा अभियान शुरू किया। बांग्लादेश ने भारत से 300 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा की। दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखी और कोलकाता में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से पराजित कर रणजी ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।